नमस्कार, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद नौटियाल में, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसी सेक्शन में हमने पढ़ा मौर्य साम्राज्य कि कैसे मौर्य साम्राज्य डेवलप हुआ, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत पर अधिकार किया, उसके बाद उनके पुत्र ने वो लेगेसी संभाली बिंदुसार ने, और उसके बाद उनके जो पुत्र हुए अशोक ने, कैसे उन्होंने अपने जीवन काल में काम किए। तो ये वीडियो रेलेवेंट है ऑल एग्ज़ाम की दृष्टि से, अगर देखा जाए रेलेवेंट है सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। और आप स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फर्दर वीडियो देखना चाहते हैं स्टडी विद नौटियाल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। तो चलो आइए शुरू करते हैं। बात की जाए, जैसे कि हम जानते हैं, बात की जाए तो सबसे पहले जो मौर्य डायनेस्टी थी, जो इसके फाउंडर थे, तो बात की जाए जो मौर्य डायनेस्टी थी, इसके जो फाउंडर थे, इनके फाउंडर की बात की जाए तो इनके जो फाउंडर थे, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था बनाना, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद क्या होता है कि इनके जो पुत्र रहते हैं, इनके जो सन हैं, वो थे बिंदुसार। इसके बाद जो इनके सन थे वो थे बिंदुसार। ये किंग बनते हैं, अपने फादर की लेगेसी संभालते हैं, और बिंदुसार के बाद जो किंग बनते हैं वो थे द किंग अशोका, जिनके नाम से आप काफ़ी भली भांति परिचित होंगे। किंग अशोका वही अशोका हैं जो कलिंग वॉर जब होती है, कलिंग जब युद्ध होता है तो इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये एक धर्म अपना लेते हैं, बुद्धिज़्म धर्म अपना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये पूरी लेगेसी चलती रहती है। तो इसके बाद जो किंग बनते हैं, इनके बाद जो अशोक के बाद जो किंग बनते हैं, वैसे तो इसके बाद काफ़ी किंग आते हैं, लेकिन इनके बाद जो किंग बनते हैं वो बनते हैं कुणाल। इनके पुत्र कुणाल जो हैं वो किंग बनते हैं, जो कि हम प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हैं। तो बात करते हैं मौर्य प्रशासन की, कि मौर्य प्रशासन कैसा था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, उसके बारे में बात करते हैं। मौर्य प्रशासन में सबसे पहले मौर्य प्रशासन की जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है मेगस्थनीज की इंडिका से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से और अशोक के अभिलेखों से मिलती है। जो प्रीवियस सेक्शन में हमने वीडियो बनाई उसमें अशोक के सारे अभिलेखों को उस पर समायोजन किया गया है, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को, जो कि अभी ऊपर आपको दिख रही है यहाँ पर बार पर। चंद्रगुप्त जो आपको यहाँ पे अभी दिख रही होगी, चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था। तो बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिसीज़ थी वो कैसी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे राज्य को चलाने के लिए, किंगडम को चलाने के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है, कि कौन क्या काम करेगा, कैसा रेवेन्यू सिस्टम होगा और कैसे उसमें सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन होगा, कैसे रूल एंड रेगुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो लोक हितकारी जो इनकी थी चंद्रगुप्त मौर्य की, इन्होंने लोक हितकारी नीति बनाई। लोक हितकारी का मतलब जो लोगों के लिए हितकारी हो, जितने सारे लोग हों वो उनके लिए वो फ़ायदे में रहे और उनका फ़ायदा हो, एकदम नुकसान ना हो किसी का, कि अगर टैक्स भी ले रहे हैं तो अभी कोई नुकसान किसी का नहीं हो रहा है, ये सारे काम चल रहे हैं। इस उद्देश्य से तो एक तो विकास और शुद्धिकरण हुआ, इन्होंने डेवलपमेंट किया था वो, और आर्थिक हितों की सुरक्षा पर बल दिया। इनका मतलब यही था कि सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है अपने लोगों को। दूसरी ओर शोषणात्मक व विघटनात्मक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया। जैसे कुछ लोग होते हैं जो शोषण करते हैं, उनको कंट्रोल में किया गया, कि दूसरों को जिस तरह के अधिकारों को, जैसे कि होता था कि आपने पुराने टाइम में पढ़ा होगा कि जमींदार जो होते थे वो दूसरों से टैक्सेस लेते थे, या जो सीनियर जो हैं वो टैक्सेस ले रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करना इनकी सबसे पहली प्रायोरिटी थी। और जनता को जीवन खुशहाल बनाने पर जोर दिया, कि जो जनता है वो खुशहाल उनका जीवन बनेगा। तो एक हिसाब से काफ़ी रूट लेवल पे इन्होंने काम किया था। बात करें तो इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो राजा पर आधारित थी। मतलब जैसे कि पहले चल ही रहा था जो एंशिएंट टाइम पे, पूरा जो सेंट्रलाइज था, सारी जो जितनी भी सारी पॉलिसीज़ आ रही थी वो केवल किंग की ओर काम कर रही थी। यहाँ किंग बीच में सेंट्रलाइज होता था, उसकी तरफ सारी सेंट्रलाइज होती थी, किंग पे डिपेंडेंट होती थी।
अब बात करें अर्थशास्त्र में राजस्व संबंधी पहलुओं को वृहद रूप से विवेचना की गई है। तो जो अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य द्वारा रचित है, जो चाणक्य ने लिखी है, उसमें रेवेन्यू सिस्टम के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। जो टैक्स किंग को दिया जाता था, जो टैक्स दे रहे हैं किंग को जो टैक्स दे रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। और साथ साथ में इंडिका में भी, मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसके बारे में भी मौर्य शासन के व्यक्तिगत जीवन एवं उसके क्रियाकलापों का वर्णन किया गया। तो एक रिसोर्स की तरह ये काम करते हैं, जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र है और मेगास्थनीज की जो इंडिका है, एक रिसोर्स की तरह काम करते हैं। इनसे आप जान सकते हैं तात्कालिक समाज के बारे में, तात्कालिक प्रशासन के बारे में। दूसरा इसमें जो बात करते हैं, तो कौटिल्य राजतंत्र का समर्थक था। ये राजतंत्र यानी जो भी मोनार्ची होती है उसको फॉलो करता था, समर्थक था इसका। उनके अनुसार राजा की उत्पत्ति समाज में फैली अव्यवस्था की स्थिति को समाप्त करने के लिए हुआ है। इनके मानना ये था कि जो किंग है, जैसे कि आप जानते हैं पहले किंग को गॉड की तरह पूजा जाता था, भगवान की तरह पूजा जाता था। तो इसके अनुसार ये था कि जो राजा है वो समाज में फैली जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं, जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितनी भी सारी ख़राब चीज़ें हैं, उसको रिफॉर्म करने के लिए राजा बना है और राजा ही केवल उसको हटा सकता है। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो एक हिसाब से सही भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुप्रीम जो पावर है वो पूरी राजा के पास है। तो अगर किंग, एक सभ्य किंग अगर मिल जाता है, एक सुचारू रूप से मानसिक रूप से विकसित किंग जो है, जो समाज के बारे में परेशानियां जानता है, तो उनका सॉल्यूशन ढूंढने पे काम करेगा। तो एक हिसाब से देखा जाए तो वो एक हिसाब से देखा जाए तो ये सही भी है कि जो किंग होता है वो समाज में फैली हुई जितनी अव्यवस्था है, अगर वो किंग एकदम अच्छा किंग है और प्रॉब्लम समझता है तो वो काम भी करेगा उन पर। तो ये इनका कहना था। नेक्स्ट बात करें तो राजा को विधायिका, लेजिस्लेटिव से संबंधी अधिकार मिले थे। जो लेजिस्लेचर था उससे संबंधी अधिकार थे। वह सेना व न्याय का भी प्रधान अध्यक्ष था। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये लेजिस्लेटिव का था, विधायिका यानी ये रूल एंड रेगुलेशन बना सकता था, और सेना व न्याय का भी प्रधान अध्यक्ष यही था, किंग हुआ करता था। बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, मौर्य नौकरशाही। तो इस टाइम की जो नौकरशाही थी, यहाँ पे जो नौकरशाही थी ये कैसी थी और यहाँ पे किस हिसाब से कैटेगराइज किया गया था, सारे जितने भी सारे यहाँ पे जो होते थे, जैसे पहले कौन आता है, किसकी जो प्रायोरिटी, एक प्रोटोकॉल जो है वो किस हिसाब से बताया गया था। तो अर्थशास्त्र में भी नौकरशाही का भी उल्लेख किया गया है। जो अर्थशास्त्र है इसमें उल्लेख किया गया है, अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है, मौर्य नौकरशाही का उल्लेख किया गया है कि इसका कैसा उल्लेख था। तो विभिन्न विभागों की देखभाल के लिए अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। तो जैसा कि आज भी होता है, सिमिलर एक देखा जाए ये हमेशा से पहले से चल के आ रहा है। आज से 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि मौर्य नौकरशाही जो है, मौर्यन जो टाइम है या अशोक के टाइम में, आज से 2000 साल पहले लगभग की बात है सारी। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ सिस्टम देखने को मिलता है जो आज देखने को मिलता है। भले ही उस टाइम ये मोनार्ची थी यहाँ पे, अब ये किंग रूल करता था, लेकिन अब डेमोक्रेटिक बन चुका है। लेकिन एक हिसाब से स्टेप बाय स्टेप नीचे की ओर आते हुए एक पूरा जो सिस्टम बना हुआ है वो पहले भी था। तो सबसे बड़े अधिकारियों को तीर्थ या महामात्र या अमात्य कहा जाता था। सबसे बड़े जो चीफ होते थे उनको अमात्य कहा जाता था। इनकी संख्या 18 हुआ करती थी। तत्कालिक समाज में 18 मंत्री हुआ करते थे, इनको मंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री या मंत्री टाइप के। इनमें मंत्री थे, पुरोहित थे, सेनापति थे, युवराज थे, समाहर्ता थे। समाहर्ता कहते हैं राजस्व की देखभाल करता था, जो टैक्स संबंधी चीज़ों की जो देखभाल करता था उसको समाहर्ता कहते थे। सन्निदाता, ये एक बार पूछा भी गया, काफ़ी टाइम पूछा जाता है कि सन्निदाता का मतलब क्या होता है, क्या था मौर्य साम्राज्य में। तो इसका मतलब होता है कोषाध्यक्ष। इट मीन्स ये क्या करता था, मनी, ये जो पैसा जो है, मनी है, जो जितना भी पैसा आ रहा है उसको देखता था, मनी सिस्टम को इसने देखना था, तो उसे कोषाध्यक्ष कहा जाता था, सन्निदाता। बात करें नायक, तो नायक कहते थे नगर रक्षक को, जो पूरा जो सिटी होती थी उसको जो कंट्रोल में कर रहा है, सिटी के जो चारों तरफ जितने भी सारे गार्ड होंगे उनको जो कंट्रोल करेगा, दैट वाज कॉल्ड द नायक, उनको नायक कहा जाता था। दंडपाल होता था, जो पुलिस होती थी वहाँ की, जो मतलब गैरकानूनी काम कर रहा है उसको कंट्रोल करने की जो पुलिस थी उसका जो चीफ होता था वो दंडपाल कहा जाता था। बात करें दुर्गपाल, तो दुर्गपाल जो दुर्ग होता था, जो किले बनाए जाते थे उनकी जो रक्षा करने के लिए जो लोग बनाए जाते थे उनको कहा जाता था दुर्गपाल। बात करें अंतपाल, तो ये सीमा की रक्षा करता था, जो सीमा थी, जो बॉर्डर होता था उसकी रक्षा करता था, बॉर्डर की रक्षा करता था। तो ये बात करें व्यवहारिक, तो ये न्यायाधीश जो होता था उस टाइम का, जो जज होते थे, सीनियर जो जज होते थे उनको व्यवहारिक कहा जाता था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मौर्य समाज में, मौर्यकालीन समाज में इनको क्या कहा जाता था, इसको क्या कहा जाता था।
बात करें नेक्स्ट की, कौटिल्य ने राज्य को 7 तत्वों से निर्मित माना। जो पूरा जो राज्य होता था, जो स्टेट होता था या जो किंगडम होता था, उसको सात लोगों के कंट्रोल में माना। पहला है राजा को सिर की तरह माना है, अमात्य को आँख की तरह माना है। उसके बाद जो आते थे, फिर जनपद को जंघा की तरह माना था। जनपद आपने पढ़े होंगे, जनपद काल जो हमने पढ़ा है, इस पर एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं, तो ये भी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जनपद महाजनपद के बारे में हमने बना रखा है, वीडियो बना रखी है। देखें, दुर्ग और किले, इनको बाहें कहा गया है। कोश और धन को मुख कहा गया है। दंड सेना को मस्तिष्क कहा गया है। मित्र को कान कहा गया है, कि मित्र कान की तरह इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अब बात करें ये मुद्राओं के नाम, शास्त्र में उल्लिखित मुद्राओं के नाम। तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो शास्त्र है उसमें मुद्राओं को क्या कहा है, काशार्पण कहा है। तांबे से निर्मित जो धातु से सिक्के बनते थे उनको काशार्पण कहा जाता था। एक बार पूछा भी गया था, ये शायद यूकेपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। बात करें सुवर्ण, तो सुवर्ण सोने को कहते थे। माशक तांबे के सिक्के को कहते थे। कांकणी तांबे के सिक्के को कहते थे। लक्षणाध्यक्ष मुद्राओं को जारी करने का अधिकार जिस पर होता था, जो जितनी सारी करेंसीज बनती थी, इतने सारे कॉइन्स बनते थे, इनको जारी करने का जो अधिकार था वो लक्षणाध्यक्ष पे था। बात करें रूपदर्शक, तो मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी था, जो टेस्ट करता था कि कोई भी करेंसी चाहे जो कॉइन जो बना रहे हैं, आप जो कॉइन बना रहे हैं वो वैल्यूएबल है या नहीं है, तो उनके बारे में जो बात करते थे उसे रूपदर्शक कहा जाता था। बात करें नेक्स्ट की, तो मौर्य नौकर था, जिसके बारे में हमने बात की। कौटिल्य ने किस प्रकार से 7 प्रकार से बांटा था। तो राजा इसके हेड सेंटर में होता था, जो किंग होता था वो सेंटर में होता था, और चारों तरफ जैसे अमात्य हो गए, मित्र हो गए, कोश हो गया। कोश यानी यहाँ मनी के बारे में बात की है, धन के बारे में बात की है, सेना होती थी, आर्मी के बारे में बात की है, जनपद होते थे और दुर्ग होते थे। तो इससे मिलकर पूरा एक साम्राज्य बनता था। इससे मिलकर एक साम्राज्य बनता था। तो ये साम्राज्य पूरा बनता था इन सबको मिलाकर। बात करें नेक्स्ट, तो सैन्य संगठन की बात करें कि उस टाइम की जो आर्मी की जो संगठन था वो कैसा था, उसके बारे में बात। आप देख सकते हैं कि उस टाइम के लोग हाथियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि मौर्य प्रशासन में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो रहा है वो 3 चीज़ों से रहा है। पहला, एक तो गंगा यमुना के दोआब में इन्होंने काम किया। इनका जो साम्राज्य था, मगध फैला हुआ। क्यों मगध इतना ज़्यादा फैला फूला, उसके रीजन भी 3 इंपॉर्टेंट थे कि गंगा यमुना का जो दोआब था वहाँ पे ये साम्राज्य फैला हुआ था। यानी जो लैंड थी वो कैसी थी, वहाँ पे फर्टाइल लैंड थी। लैंड फर्टाइल, उपजाऊ भूमि थी। लैंड जो थी वो फर्टाइल थी, लैंड फर्टाइल थी, यानी उपजाऊ भूमि थी। तो यानी यहाँ पे खेती अच्छी हो जाती। खेती अच्छी होगी तो सबके लिए अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। फसल अच्छी होगी तो सारे लोगों को खाने की कमी कम हो जाएगी। दूसरी बात की जाए तो दूसरा जो इसमें था वो था, दूसरा यहाँ पे थे हाथी मिलते थे। एलिफेंट जो थे वो मिलते थे, एलिफेंट मिलते थे, हाथी मिलते थे, जिसका काम सामान ढोने के लिए किया जाता था। और वॉर में भी इनका इस्तेमाल होता था और सामान ढोने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता था। तीसरी जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है वो यहाँ पे, अब आपने सुना होगा भारत का रूर कहा जाता है। जो भारत का रूर है, छोटा नागपुर का पठार, वो यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आयरन मिला था। आयरन की कमी कोई कमी नहीं थी। आयरन मिलता है, जिसका इम्पॉर्टेंट काम वेपन बनाने में, अगर बात की जाए, इसका इम्पॉर्टेंट काम वेपन बनाने में होता था, हथियार बनाने में होता था, या अदर चीज़ों में इनका काम होता था। हल बनाने में इनका काम होता था, प्लॉ बनाने में, यानी हल बनाने में इनका काम होता था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट थे। तो अब बात करें सैन्य संगठन की, तो सैन्य संगठन में क्या खास बात थी। सैन्य संगठन में जो थी, तो आप देख सकते हैं इसमें हाथियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे घोड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये लड़ाई कैसे लड़ते हैं, दूसरे साम्राज्य को कब्जा करने के लिए कैसे लड़ते थे। तो बात करें सैन्य संगठन की, अगर बात की जाए सैन्य संगठन की, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल सेना का गठन किया। प्रशासन की तरफ से सेना की देखभाल का उचित प्रबंध भी किया। कौटिल्य मेगस्थनी दोनों ही सैन्य प्रशासन का उल्लेख करते हैं। तो जो दोनों भी कौटिल्य जो हमारे सोर्स हैं वो दोनों बताते हैं कि यहाँ पे एक जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी वो एक बहुत अच्छी सेना थी और सुदृढ़ प्रकार से विकसित रूप से कैटेगराइज की गई थी। बात करें कौटिल्य के अनुसार तो चतुरंगिणी सेना थी। चतुरंगिणी का मतलब जो होता है, अगर बात करें आपने सुना होगा, काफ़ी टाइम महाभारत रामायण में सुना होगा या अदर चीज़ों में सुना होगा, चतुरंगिणी सेना। तो इसका मतलब होता है पैदल, उसमें पैदल सैनिक थे, हाथी थे, घोड़े थे और रथ भी थे। तो इसके अनुसार कहा जाए तो पूरी रूप से सुसज्जित सेना थी।
इसका इस्तेमाल युद्ध के समय किया जाता था। सामंतों की रक्षा के लिए मजबूत दुर्ग बनाए, जो दुर्ग बनाते फोर्ट्रेस बनाते थे, तो सामंत होते थे, जैसे किंग है तो सामंत जो होते थे उनके बाद जो मतलब इनके जो मेन इंपॉर्टेंट जो लीडर हुआ करते थे उनकी रक्षा के लिए महत्वपूर्ण दुर्ग बनाते थे, जिसकी रक्षा दुर्गपाल और अंतपाल करते थे। ये हम पढ़ चुके हैं। बात करें तात्कालिक पुलिस व्यवस्था की। अब पुलिस व्यवस्था कैसी थी उस टाइम की, तो बात करें पुलिस व्यवस्था की, तो आंतरिक व सुरक्षा व अपराध को रोकने के लिए पुलिस व गुप्तचरों की भी व्यवस्था की गई थी। तो पुलिस व्यवस्था थी और जो गुप्तचर होते थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो गुप्तचर होते थे उनकी भी व्यवस्था की गई थी। नगर में शांति सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी नगराध्यक्ष जो नगर में इंपॉर्टेंट होता था और दंडपाल को दी गई। दंडपाल यानी जो सज़ा देता था उसे दंडपाल कहा जाता था। नेक्स्ट बात करें तो गुप्तचरों की 2 श्रेणियाँ थी। पुलिस तो थे जिनमें नगराध्यक्ष और दंडपाल आते थे, पुलिस में आ जाते थे, ये तो पुलिस में आ गए। अब बात करें गुप्तचर, तो गुप्तचरों की 2 श्रेणी थी, एक को संस्था कहा गया और दूसरी को श्रेणी कहा गया, संचार। तो संस्था थी उसमें काफ़ी लोग मिले होते, श्रेणी तो इस कार्य में स्त्री और वैश्याओं की मदद ली जाती थी। तो स्त्री और जो वैश्याएँ होती थी उनका मदद ली जाती थी श्रेणी में, यानी वो भी गुप्तचर का काम करती थी। बात करें न्याय व दंड व्यवस्था, तो न्याय और दंड व्यवस्था इस समय की कैसी थी उसके बारे में बात करेंगे। तो न्याय और दंड व्यवस्था की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी न्याय इस टाइम की न्याय कैसा था और दंड व्यवस्था कैसी थी। तो बात करें न्याय और दंड व्यवस्था। न्याय व्यवस्था का प्रधान राजा होता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे हम देखते हैं कि आखिर में जो फैसला देता थे वो किंग ही आखिर में अपना फैसला देते थे। फिर भी अनेक न्यायालय बने थे, छोटे छोटे अनेक न्यायालय बने थे जो छोटे झगड़ों को निपटने और अधिकारियों को दंडित करने के लिए थे। जो छोटे छोटे अगर झगड़े आपस में हो रहे हैं तो उनके लिए कोर्ट्स बनी थी, अलग अलग कोर्ट बनी थी, जिस कोर्ट में अपनी फरियाद लेकर जाते थे और उनको मामले निपटारा वहीं पे किया जाता था और अलग अधिकारी सुनते थे। लेकिन अगर कोई बड़ा मामला है तो उसको राजा के पास डायरेक्ट ले जाया जाता था, जिसका आखिरी फैसला राजा ही करते थे, जो किंग होते थे। ग्राम न्यायालयों के ऊपर केंद्रीय न्यायालय भी थे। अगर गाँव में न्यायालय थे बने हुए और उनके ऊपर केंद्रीय न्यायालय भी बने हुए थे, सेंट्रल न्यायालय भी बने हुए थे। सेंट्रल का मतलब जैसे देखो अब केंद्रीय न्यायालय हो गया, अब इसके चारों ओर इसके अंदर बहुत सारे गांव आएंगे तो उनमें अलग अलग न्याय बने थे। जैसे आपने सुना होगा सरपंच व्यवस्था होती है, गांव में अलग से व्यवस्था होती है, और तो उनकी वैसी व्यवस्था की गई थी। लेकिन अगर कोई बड़ा मामला आता है तो उसको केंद्रीय न्यायालय, एक सेंट्रल न्यायालय होता था, उसको फॉलो मतलब वहाँ वो केस चले जाता था, जो कि आज भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आज भी हमारी जो कैटेगराइज की है जिला न्यायालय हो गया, अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाला होता है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो होता है वो फिर हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट के ऊपर होगा सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये पॉलिसी उस टाइम के हिसाब से ही लगभग सिमिलर मैच खाती हैं। बात करें राष्ट्र के अंतर्गत जनपद से होने वाली आय को रखा गया। जो जनपद से आय होती थी उसको राष्ट्र के अंतर्गत रखा गया और भूमि कर 1/6 भाग था। 1/6 पार्ट लैंड का जो टैक्स दिया जाता था वो किंग को दिया जाता था। राजस्व व्यवस्था का प्रधान समाहर्ता था, जो टैक्स कलेक्ट करता था उसको समाहर्ता कहते थे, जो विभिन्न अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, गोप इत्यादि की मदद से कर वसूलता था। तो ये टैक्सेस सिस्टम है, कैसे टैक्स लेते थे, कैसे न्याय व्यवस्था थी, तो ये उस टाइम की बात है। बात करें प्रांतीय व्यवस्था की, प्रांतीय व्यवस्था कैसी थी, तो प्रशासनिक सुविधा के लिए संपूर्ण मौर्य साम्राज्य को विभिन्न इकाइयों में बांटा गया, जिसकी सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी। तो अगर देख सकते हैं आप यहाँ पे कि पूरे जो मौर्य प्रशासन है उसको अलग अलग हिसाब से बांटा गया विभिन्न इकाइयों में। जैसे आप देखें केंद्र या चक, प्रांत। अगर देखें सबसे पहले जो बात करते हैं तो अगर यहाँ छोटे से बात करें, सबसे पहले ग्राम होता था, गांव आता था, जिसका जो चीफ होता था उसे ग्रामणी कहा जाता था। जैसे आज प्रधान कहा जाता है, ग्राम प्रधान, उस टाइम उसे ग्रामणी कहा जाता था। फिर ग्रामणी के बाद जो होता था उसमें 10 गांव आते थे, जिसको गोप कहा, जिसका चीफ जो होता था वो गोप होता था और उसको संग्रहण कहा जाता था। काफ़ी गाँव को मिलाकर संग्रहण बनता था, 10 गाँव को मिलाकर। फिर अगर देखा जाए तो 200 गाँव को मिलाकर खरबाटिक बनता था और 400 गांव को मिलाकर द्रोणमुख बनता था और 800 गांव को मिलाकर स्थानीय बनता था और ऐसे बहुत सारे गांव को मिलाकर आहार विषयक या जिला, उसको जिला कहा जाता था, वो बनता था, जिला जिसको कहा जाता वो बनता था। और ऐसे कई सारे जिलों को मिलाकर मंडल बनता था, जिसे प्रतिष्ठिका या प्रादेशिका कहा जाता था। और ऐसे पूरे बहुत सारे मंडल को मिलाकर केंद्र, प्रांत या कुमार, जिसको कंट्रोल कुमार या आर्यपुत्र करता था, जिसको सेंट्रल कहते थे। तो ये एक सिस्टम बना हुआ था। जैसे आप विलेज से अगर स्टार्ट करें तो काफ़ी विलेज को मिलाकर फिर यहाँ पे संग्रहण बनेगा। तो ऐसे ऐसे मिलाकर ये आप देख सकते हैं। अब बात करें
मौर्यकालीन समाज की, कि उस तत्कालीन जो समाज था वो कैसा था, समाज में कैसी कुरीतियाँ थी, क्या होता था, और क्या अच्छी व्यवस्था थी, कैसे वो लोग रहते थे। तो अगर बात करें तो अगर बात की जाए, कौटिल्य के अनुसार वर्ण व्यवस्था ही सामाजिक संगठन का आधार है। कौटिल्य ने वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है, जो कि हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था को माना गया है। वर्ण व्यवस्था की रक्षा करना राजा का प्रमुख कर्तव्य था। तो कौटिल्य ने माना है कि वर्ण व्यवस्था की करना राजा का प्रमुख कर्तव्य है। ब्राह्मणों को राज्य की ओर से करमुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। तो जो ब्राह्मण्स थे उनको करमुक्त भूमि दान में दी जाती थी, जिसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। ये एक बार पूछा गया एग्जाम में, जिसे क्या कहा जाता था, ब्रह्मदेय कहा जाता था। जो ब्राह्मणों को करमुक्त, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था और दान में दी जाती थी लैंड। अर्थशास्त्र में 15 मिरीत जातियों का उल्लेख हुआ है, जिन्हें अंत्यवासिन कहा गया है। ऐसे 15 अलग जातियों का उल्लेख किया गया अर्थशास्त्र में, जिन्हें अंत्यवासिन कहा गया है। इनकी उत्पत्ति अनुलोम व प्रतिलोम विवाह, जो हमने पढ़े थे, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह पढ़े थे। जब कोई ऊंची जाति का अगर कोई है, वो निम्न वर्ण से अगर विवाह करता है, दैट इज़ कॉल्ड द अनुलोम। और प्रतिलोम जब ऊंचे, ये अगर बॉय यहाँ का है और गर्ल यहाँ की है, तो इसे कहते हैं अनुलोम। और कोई अगर निम्न वर्ण का अगर इसको कहते हैं इनके अनुसार, तो अगर निम्न वर्ण का अगर कोई है, अगर कोई बॉय यहाँ का है और गर्ल यहाँ है, तो उससे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। तो यार 15 इसी प्रकार से 15 अन्य जातियाँ बनी थी, उनको कहा गया था। बात करें, मेगास्थनीज ने यूनानी लेखों के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन नहीं है। मेगास्थनीज और यूनानी लेखक जिन्होंने इस टाइम के बारे में लिखा है, उनके अनुसार इस टाइम में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्री दासों के रूप में धातृ कहते थे, स्त्रियां भी दासों के रूप में होती थी। लेकिन ये जो हमने पढ़ा कि दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये तो यूनानी लेखों के अनुसार है। लेकिन जो कौटिल्य के अनुसार है, उनके अनुसार स्त्री दासों के रूप में होती, उन्हें धात्री कहते थे। उपचारिका होती थी या परिचारिका का उल्लेख कौटिल्य ने किया है, तो आप देख सकते हैं। बात करें तात्कालिक में स्त्रियों की दशा कैसी थी, यानी जो महिलाएं होती थी, फीमेल्स होती थी, उनकी कंडीशन कैसी थी, उसके बारे में बात करते हैं। मौर्यकालीन समय में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित, संयुक्त परिवार होता था, लोग फैमिली में रहते थे, एक कंबाइंड फैमिली होती थी। अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। नियोग प्रथा का प्रचलन था, परंतु सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। नियोग प्रथा थी और सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, मतलब नियोग प्रथा होती थी और सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। मौर्य काल में गणिका वेश्याओं का उल्लेख मिलता है। तो गणिका वेश्याओं का उल्लेख मिलता है, जैसे हमने पढ़ा था कि एक गुप्तचर विभाग भी था, तो उसमें वेश्याएं होती थी। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूपा जीवा कहा जाता था। इनका उपयोग गुप्तचर की भांति किया जाता था। तो ये महिलाओं की स्थिति थी तत्कालीन समाज में। बात करें मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, उस टाइम की इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी वो कैसी थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो मौर्यकालीन अगर देखा जाए कि अर्थव्यवस्था क्या थी, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी, तो मौर्यकालीन समाज में कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी। पूरी जो डिपेंडेंट थी वो कृषि पर डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंडेंट थी, और पशुपालन पर, पशुओं को पालने पर ज़्यादा डिपेंडेंट थी तात्कालिक। बात करें, राज्य कृषि पर नियंत्रण करता था। जो पूरा स्टेट होता था वो एग्रीकल्चर पर कंट्रोल करता था, क्योंकि वहीं से उनको सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता था। अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा टैक्स जो मिलता था वो एग्रीकल्चर से मिलता। किसान काम करते थे और अपना 1/6 भाग राजा को दे देते थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। बात करें कृषि पद्धति किसको अपनाते थे, कैसी कृषि पद्धति थी, तो मौर्यकालीन में सभी फसलों का उत्पादन होता था। अर्थशास्त्र में धान की फसल को सर्वोत्तम माना गया है, और जबकि गन्ने की फसल को सबसे निम्नतम माना गया है। तो धान की फसल को सबसे सर्वोत्तम मानते थे। चावल की खेती होती है, राइस का कल्टीवेशन होता है, उसको सबसे हायर लेवल का माना जाता था, और जो गन्ना है, शुगर केन है, उसको सबसे निम्नतम माना जाता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की फसलों के बारे में बताया। इसमें आता है हैमन, आता है रबी की फसल को, यानी जो रबी की फसल होती है, जैसे गेहूँ जैसे हो गई, और ग्रीष्मिक जिसको कहते हैं वो खरीफ की फसल होती थी, और जायद की फसल होती थी, इसको केदार फसल कहा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके साथ साथ चारागाह के साथ वन भी थे, जिन पर राज्य का अधिकार हुआ करता था। मतलब चारागाह होते थे जहाँ घास चरते थे, वो भी होते थे, और जिन पर राज्य का अधिकार था। कुपाध्यक्ष वन संपत्ति की देखभाल करता था। कुपाध्यक्ष जो होता था वो पूरे फॉरेस्ट को देखता था, जैसे आप फॉरेस्ट होते हैं, डिपार्टमेंट होता है, उसी प्रकार वन संपत्ति की देखभाल कुपाध्यक्ष करता था। तो ये थे कृषि पद्धति। अब बात करें वाणिज्य, इस टाइम का जो बिजनेस था वो कैसा था, बात करें बिजनेस की, वो कैसा हुआ करता था। तो अर्थशास्त्र में चीनी रेशम का उल्लेख किया गया है कि चीनी जो चाइना से है, वो चाइना के साथ ऐसे रिलेशन थे जहाँ से रेशम, सिल्क रूट आपने सुना होगा,
तो एक सिल्क का व्यापार जो किया जाता था वो चाइना के साथ किया जाता था। पुरातात्विक साक्ष्यों में अंतर्देशीय व्यापार का प्रमाण मिलता है, जो इंडिया के जो अंदर ही ऐसे जो किए जाते थे व्यापार, जो ट्रेड किए जाते थे, उनको अंतर्देशीय व्यापार किए जाते थे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग हो रही है वो भी हो रही है, और यहाँ पे जो इंट्रा जो कंट्री जो हो रही है उसके वहाँ भी ट्रेडिंग चल रही है। बात करें इस टाइम के उद्योगों के बारे में, जो इस टाइम के उद्योग थे वो कैसे काम करते थे, तो इस टाइम के जो उद्योग थे वो कैसे काम करते थे। उद्योगों में दंडों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। उद्योग धंधों की संस्थाएं जो होती थी, जो इंस्टीट्यूशन होते थे, उनको श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियों के प्रथम न्यायालय होते थे, पृथक अलग अलग इनके न्यायालय होते थे, और जो व्यापार व्यवसाय से संबंधित विवादों को निपटारा करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उद्योग धंधे तो करते थे, इंडस्ट्रियल मतलब छोटे छोटे उद्योग करते थे, वहाँ पे लगाए होते थे। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती थी कि अगर कोई कंडीशन आ गया, आपसी लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई विवाद अगर इसमें आ गया, तो उसका सॉल्यूशन जो करते थे वो श्रेणी में किया जाता, वो न्यायालय में किया जाता था। अलग से न्यायालय बने थे जहाँ इनको न्याय मिलता था। बात करें मुद्रा प्रणाली की, तो इस तत्कालीन जो मुद्रा प्रणाली है वो कैसी हुआ करती थी। अगर उसकी बात करें, मुद्रा प्रणाली की बात करें, तो मौर्य काल तक मुद्रा का भी प्रचलन हो चुका था। जो करेंसी है वो बन चुकी थी। जो हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा कि लक्षणाधीश होते थे जो, वो टकसाल को नियंत्रित करता है। टकसाल मतलब जहाँ पे सिक्के बनते थे, और पंचमाग होते थे, सिंपल बात है। विभिन्न प्रकार के पर्ण, सुवर्ण, काशाट पर्ण, माशरक, काकनी व अर्धकाकनियों का उल्लेख मिलता है। तो ये अलग अलग प्रकार की करेंसीज हैं जिनको पर्ण, सुवर्ण मतलब सोना, काशाट पर्ण हमने पढ़ा था, मासक हमने पढ़ा, काकनी हमने पढ़ा, और अर्धकानी, इनका उल्लेख मिलता है। तो ये थी मौर्यकालीन वाणिज्य, उद्योग और मुद्रा प्रणाली। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहे, और आपका धन्यवाद। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।